नमस्कार, मैं हूं सिंपल मारुद्या और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की एक खास पेशकश एक मुलाकात में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज़ 24। एमडीपी न्यूज़ 24 की खास पेशकश एक मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं मधुपुर शेखपुरा स्थित अनुमंडलीय अस्पताल के परिसर में और हमारे साथ मौजूद हैं उत्तम पीयूष जी। अब उत्तम पीयूष के बारे में मैं क्या कहूं, मैं बचपन से जानता था कि उत्तम पीयूष जी क्रिकेटर हैं। बाद में उन्हें एक अंपायर के रूप में भी देखा, उसके बाद एक प्रोफेसर के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, एक साहित्यकार, एक कवि, एक शायर के रूप में, अनेक रूप मैंने उत्तम भैया का देखा है। तो उत्तम पीयूष जी से मैं जानूंगा और आप भी हमारे साथ बने रहें और देखें कितनी रोचक जानकारियां आपको मिलती हैं। उत्तम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल एमडीपी न्यूज़ 24 पर। जी स्वागत है भैया आपका। आप तो सबसे पहले आप सबों का भी बहुत अभिवादन मैं करता हूं कि आप लोगों ने मधुपुर में एमडीपी न्यूज़ 24 के ज़रिए कई प्रतिभाशाली लोगों, कई अच्छे लोगों से मुलाकातें जनता तक पहुंचाई है और निरंतर इस दिशा में आप लोगों ने हमारे जो जन नेता हैं या कलाकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, जो भी हैं, विभिन्न क्षेत्रों की जो प्रतिभाएं हैं, उनको आप एक मंच देने का काम कर रहे हैं और जनता के बीच उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं आपकी पूरी टीम को, संजय जी, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अब उत्तम भैया से इतना लगाव है कि मैं उत्तम जी बोलना भी चाह रहा हूं तो बार बार मेरे मुख से उत्तम भैया ही निकल जा रहा और मैं उत्तम भैया ही बोलूँगा। सबसे पहले उत्तम भैया, मैं एक व्यक्तिगत परिचय, आपकी स्कूलिंग से लेकर अभी तक के सफ़र का एक संक्षिप्त परिचय आप दे दें। एकेडमिक जो परिचय होता है आमतौर पर वो उसकी ब्रीफिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो हम जैसे लोगों के लिए थोड़ा लंबा है। मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो मधुपुर में हुई, बचपन जिसे कहते हैं। फिर भागलपुर में मेरी जो उसके बाद की शिक्षा है, फिर कुछ शिक्षा का क्षेत्र देवघर हुआ और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने भागलपुर विश्वविद्यालय से किया और पीएचडी डॉक्टरेट मैंने सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से किया। ये एक सफ़र है जो शैक्षणिक सफ़र जो जी, वो पहली कक्षा से लेकर डॉक्टरेट करने तक का, और भविष्य में ये सफ़र डिलीट के रूप में भी हो सकता है कि जारी रहे। ये शिक्षा पढ़ने लिखने का काम मेरा हमेशा जारी रहा है और आगे भी शायद जारी रहे। तो इस मुकाम तक मैं जो पहुंचा हूं, इसकी बुनियाद मधुपुर है और इसका जो एक मंजिल भागलपुर है और एक मंजिल दुमका है। धन्यवाद। सबसे पहले उत्तम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो संक्रमण काल आया कोरोना महामारी का, ये कोरोना महामारी में पर्यावरण किस प्रकार प्रभावित हुआ? आप चूँकि पर्यावरण से जुड़े रहे हैं और हमेशा आपकी पोस्ट में देखता हूँ, आप पर्यावरण से लेकर बहुत सी बातें करते हैं। तो पर्यावरण के बारे में ये जानना चाहूँगा कि कोरोना से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा मतलब कि उल्टा प्रभाव पड़ा या कुछ अच्छी बातें भी हुई है पर्यावरण में? मुझे लगता है कि हम लोग को इस बात को समझना चाहिए और मुझे लगता है कि आपके बहुत बड़े दर्शक वर्ग हैं, श्रोता वर्ग हैं और उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो खुद बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं। मैं बहुत कोई पर्यावरणविद तो नहीं हूँ, लेखक हूँ और लेखन के बीच से मैंने पर्यावरण को समझने की कोशिश की है। तो मुझे ये लगा है कि अब तक जो कोविड-19 का जो ये प्रभाव या संक्रमण का दौर चल रहा है, इससे पहले जो पूरे विश्व में पर्यावरण पर जो संकट के बादल दिख रहे थे, लोग बता रहे थे कि जंगल की स्थिति खराब है, नदियों में प्रदूषण है, पहाड़ कट रहे हैं और पूरा इकोसिस्टम जो है वो अनबैलेंस है। अभी लोग रिव्यू कर रहे हैं कि नहीं, पर्यावरण में शुद्धता आई है, थोड़ी सी जो है थोड़ा बैलेंस आया है।
थोड़ा सा वो शुद्ध हुआ है, तो मुझे एक साफ समझ आती है कि हमने अतिक्रमण किया हुआ था। जब आप देखते हैं मधुपुर हटिया बाज़ार में कि कभी हमारे प्रशासन, मधुपुर प्रशासन की टीम गुजरती है, तो जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हैं वो लोग, तो देखिएगा कि जब वो अतिक्रमण को हटाने के लिए सायरन बजाते हुए गाड़ियाँ चलती हैं तो लोग किनारे हो जाते हैं और जो छोटे छोटे बाज़ार वाले हैं वो थोड़ा अपने को समेट लेते हैं, तो अचानक से सड़कें चौड़ी नज़र आ जाती है और जो चलने वाले लोग हैं वो बड़े आराम से चलते रहते हैं। तो वही शहर है, वही सड़कें हैं, लेकिन अतिक्रमण मुक्त होने के बाद लोग आराम से चलते हैं और अतिक्रमण होने पर बड़ी मुश्किलें आती हैं। आप देखते होंगे कि गांधी चौक पर कई ऐसे मोड़ हैं, या डालमिया कूप के पास कई मोड़ हैं, या हटिया में कई ऐसी जगह हैं जहां जाम हो जाता है, भीड़ लगती है। ये एक तरह से इंक्रोचमेंट या इंटरफेरेंस है, चाहे वो जिन चीज़ों का दबाव हो। आप इस उदाहरण से पर्यावरण को भी समझ सकते हैं कि वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, वहाँ के जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, नदियाँ हैं, वो आपका इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं चाहते हैं। आपने बहुत छेड़ा उन्हें, आपने लगभग उन्हें सताया है, आपने वहाँ जाकर, उनके एरिया में जाकर उनको सताया है, उन्हें अतिक्रमण किया है। तो जब आपने अतिक्रमण किया तो उनका डिस्ट्रक्शन शुरू हुआ। वो कराह रहे थे, उनकी चीख निकल रही थी। अकारण नहीं है कि मेरी कविता संग्रह आई और उसका शीर्षक बना चीख सकते तो पहले पेड़ चीखते। ये कविता संग्रह आप देख सकते हैं कि कुछ पंक्तियां यदि आप बोल दीजिए। चीख सकते तो पहले पेड़ चीखते। ये कविता संग्रह 2003 में आई और इस कविता में, इस किताब में मैंने उस दौरान ही, यानी उससे भी 10 साल पहले, मैंने ये जो पर्यावरण में जो चीज़ें बिगड़ रही हैं उनको लेकर मैंने कुछ कविताएं लिखी थी। मैं उसमें से एक कविता के कुछ अंश आपको सुनाना चाहूँगा। अकारण नहीं है कि मैंने आज से करीब 20 साल पहले पर्यावरण पर आए संकटों पर अपनी कविताएं लिखी और ये कविताएं मुंबई के जनसत्ता में प्रकाशित हुई थी उन दिनों, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में। बाद में इस कविता संग्रह का शीर्षक भी बना, चीख सकते तो पहले पेड़ चीखते। चीख अपना पता भूल गई, चीख अपना पता भूल गई और दुनिया को उसकी लाश उस पवित्र ग्रंथ के पीले पन्नों पर पड़ी दिखाई दी जिसमें लिखा था ईश्वर हर जगह है। ये बड़ा संकट था कि हमें, हमारी चीज़ें गायब हो रही थी, हमारी स्थितियां बिगड़ रही थी। हमने कहा कि चीख सकते तो पहले वे पेड़ चीखते जिन्हें काट कर बनाई गई कुर्सियों पर बैठकर वे कह रहे हैं कि दुनिया उन्होंने बनाई है। जिनको ये भ्रम है कि दुनिया उन्होंने बनाई है, दरअसल वो उन कुर्सियों पर बैठे हैं जो उन पेड़ों से बने हैं, उस पर्यावरण से आए हैं, उन समृद्धियों से आए हैं जो जंगल ने हमें दिए थे। चीख सकते तो पहले पेड़ चीखते और वो कहते कि ये भी क्या दुनिया बनाई है। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमने ज़रूरत से ज़्यादा अतिक्रमण किया, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। और कोरोना काल में ये हुआ कि लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने से हम अपने अपने घरों में आए तो उनको मुक्ति मिली। हमने देखा कि हिरन, चीते, हाथी और वन्य पशु सड़कों पर नजर आने लगे। डॉल्फिन गंगा में दिख रही है जो कि बहुत दिनों से नहीं दिख रही थी, जिसे वहाँ घरेलू भाषा में सॉस कहते हैं, डॉल्फिन मछलियाँ। ये सब जैसे लग रहा था मुक्ति के गीत गा रहे हैं। तो कोरोना काल ने मनुष्य को अपने घरों में बांध दिया, लेकिन प्रकृति को मुक्त कर दिया, प्रकृति जनित तमाम चीज़ों को मुक्त कर दिया और उनके मुक्ति को हमने महसूस किया स्वच्छ जल के रूप में, उनके विचरण के रूप में, जैसे पूरी पृथ्वी ही उनका अभयारण्य हो। ये एक बड़ा इफेक्ट हुआ है और ये कहीं ना कहीं हमें समझ देती है कोविड-19 का संक्रमण कि हमें अपने लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल, मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना चाहिए, प्रकृतिगत दुनिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अब
प्रकृति का तो एक संतुलन करने का अपना तरीका होता है। बिल्कुल। और समय समय पर प्रकृति अपने आप को रिफ्रेश करती है। बिल्कुल 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 सही बात। इसलिए उन्होंने एक सबक दिया हमें कि हम नेचर के साथ ज़्यादा पंगा नहीं लें, नहीं तो हो सकता है वो हमसे पंगा लेंगे। अगला प्रश्न मैं जानना चाहूँगा आपसे उत्तम जी, क्योंकि आप प्रारंभ में मैं जब जानता था आपको, मैंने खेलते हुए देखा है, एक अच्छे बल्लेबाज सुनील गावस्कर के स्टाइल में बोला करते थे हम लोग बचपन में, और फिर एम्पायरिंग के रूप में भी। तो एक क्रिकेट का एक स्वर्णिम युग जो लगभग 80 से हम कह सकते हैं 78 या 90 के दशक तक एक मधुपुर का स्वर्णिम युग, हर मोहल्ले में अलग अलग क्रिकेट की टीमें थी। और अभी का जो है ये खेल में जो गिरावट आया, अभी मतलब उस समय हर मोहल्ले में एक एक टीम थी और आज ये पूरे मधुपुर को मिलाकर एक टीम खड़ी नहीं हो पाती है। इसका कारण क्या है, तो आप बताएं। मुझे तो लगता है कि जैसे हमने फास्ट फूड को अपनाया है, फास्ट फूड की तरह ही हमने जीवन में पूरी शैली बदल ली है। अब हम खेल को खेल की तरह नहीं, बस एंजॉय की तरह ले रहे हैं, और उसमें जितना कम जोखिम हो सके। तो हम जब खेला करते थे तो ड्यूज बॉल से खेला करते थे। हमारे लिए बाकायदा पिच हुआ करता था जिस पर हैवी रोलर और रोड रोलर, लाइट रोलर लगाया जाता था। कभी तो हम कारपेट पर भी खेलते थे। बॉल स्विंग करते थे और स्विंग इतना जोखिम भरा होता था कि मुझे ही पता है कि थाना मैदान, जहाँ आज थाना है, मधुपुर थाना है, वो हमारा पिच हुआ करता था। और हमारे साथ 3-3, 4-4 बॉलर एक साथ बॉलिंग करते थे, यानी बैट्समैन को इतना समय नहीं मिलता था। तेज गेंदबाज थे मधुपुर के, विजय गुप्ता, हाँ, प्रदीप, उमेश, हाँ, ये कृष्णा, तमाम लोग थे वहाँ। कालीपुर टाउन में जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें संतोष दा थे, आलोक दा थे, तमाम बाबू दा थे, कांजीलाल जी थे, तमाम लोग थे। और काफ़ी बढ़िया स्टैंडर्ड क्लासिक बैटिंग और बॉलिंग क्लब नाम भी था ऐसा। हाँ, स्टैंडर्ड क्लब था। और उन दिनों ऐसा भी था कि बॉलिंग की जो धार थी इतनी तेज़ थी कि ड्यूज बॉल पर हम लोग 6 स्लिप लगाते थे, एक गली लगाते थे, एक फॉरवर्ड शॉर्ट लेग लगाते थे, एक डीप मिड विकेट लगाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि बॉल किस लेवल पर खेली जाती थी। सारे बॉल को पीछे खेलते थे हम लोग, और उसमें से शॉट निकालना आसान नहीं होता था। लेकिन वो एक क्लासिक क्रिकेट का समय था, जब हम बॉल के साथ कैसा बिहेव करेंगे और कैसे बैटिंग करेंगे, पूरी तरह से एक समझ के साथ। ये आज भी बहुत एनर्जेटिक लड़के हैं, हम देखते हैं कभी कभी खेलते हुए, तो बॉल को वो उठाकर खेलते हैं और छक्के मारते हैं। लेकिन वो बॉल जो है वो टेनिस बॉल होता है और उसमें कोई जोखिम नहीं होता है। ना वो एब्डोमेन गार्ड पहनते हैं, ना वो पैड पहनते हैं, ना ग्लव्स पहनते हैं, ना वो थाई गार्ड पहनते हैं। उनको फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग के साथ जैसे हम लोग हेलमेट लगाकर बैटिंग करते थे और आई कांटेक्ट इतना तेज़ होता था कि बॉल हाथ से छूटी और हमारा बैट चला, इतना ही वक्त मिलता था। और उसमें सारे बॉल स्विंगर्स जो डालते थे तो उसमें आपको बहुत हाई लेवल पर अलर्ट रहना पड़ता था। एक दूसरी बात ये भी थी कि उन दिनों हमारे यहाँ बाहर के लोग भी आया करते थे। तो जब CLW के खिलाड़ी आते थे, चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क्स के, जब दुर्गापुर स्टील प्लांट के DSP के खिलाड़ी आया करते थे, जब मोकामा से विजय ट्रॉफी खेले हुए लोग आते थे, जब बर्नपुर से आते थे, तो तमाम जगहों से लोगों का आना जाना होता था और उत्कृष्ट खिलाड़ी यहाँ आते थे। तो उनके साथ जब आप खेलते थे तो आपका खेल भी थोड़ा स्टैंडर्ड का हो जाता था, थोड़ा ऊंचा होता था। और कभी कभी हम मुकाबले ऐसे होते थे जिसमें कुछ बोरो प्लेयर्स भी आते थे, और खेल का स्तर इतना ऊंचा हो गया था कि हम लोग खुद भी कभी मोकामा जाते थे, कभी बर्नपुर जाते थे, कभी कलकत्ता जाते थे, और कभी झाझा जाते थे, कभी जामताड़ा जाते थे, और बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के शील्ड लेकर लौटते थे। हारते भी थे और जीतते भी थे। तो ट्रेनों में सफ़र चलता था। और उस समय में हमारे बीच में संतोष मुखर्जी, आलोक मुखर्जी जैसे लोग थे, कांजीलाल जी जैसे लोग थे, जो कि बहुत क्लासिक बैटिंग करते थे। मेरे बारे में भी लोग कहते हैं कि मैं स्क्वायर कट बहुत अच्छा करता था और 6 स्लिप के बीच से बाउंड्री निकालता था। लेकिन हमारे बीच में और भी बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। और मनोहर जैसा स्पिनर था, बहुत अच्छा खिलाड़ी, उम्दा खिलाड़ी, संजय शर्मा जैसा खिलाड़ी, और MT संजय जैसा खिलाड़ी, और विजय जैसा खिलाड़ी, और चौंडी जैसा खिलाड़ी, बहुत सारे लोग थे। इमरान के पास टस्कर हुआ करता था। उस समय टस्कर बैट सिर्फ इमरान के पास होता था। अरे कांजीलाल, हाँ, बाद में कांजीलाल ने मंगाया, पहला टस्कर उन्होंने मंगाया था। उनके पिताजी जैनुल साहब भी बहुत क्रिकेट के
इंटरेस्ट रखते थे वो, और वो भी समारोह में आते थे और बहुत रुचि से काम करते थे। फिर हम लोगों ने यंग जनरेशन के लिए फिर क्रिकेट खिलाना शुरू किया। सरफराज भाई थे और शाहिद मेमोरियल क्रिकेट मधुपुर में ऐतिहासिक हुआ था, और मुझे उस समय लोग अंपायर के रूप में स्वरूप किशन कहा करते थे। मुझे खूब अच्छी तरह याद है, AP झा दरोगा हुआ करते थे उस समय यहाँ के मधुपुर थाना के। उस समय मधुपुर अनुमंडल नहीं बना था, तो वो दौर था, स्वर्णिम काल था, प्रोफेशनली हम लोग क्रिकेट खेलने लगे थे। ऐसा कहा भी जाता है कि उस समय MS धोनी भी मधुपुर आए थे, और MS धोनी का गिरिडीह आना जाना मधुपुर होकर होता था, और मधुपुर के कुछ खिलाड़ियों के साथ उनकी कनेक्टिविटी थी। वो आते भी थे यहाँ, कुछ समय रुकते भी थे और गिरिडीह चले जाते थे, कभी धनबाद चले जाते थे, रांची उनका रहना होता था। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में मुझे मनोहर जी ने एक बार बताया था। हाँ, सही। वो बोले थे कि सर आप देखिएगा, कोई खेले या ना खेले, एक लड़का का मैं नाम बता रहा हूँ, अक्सर याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी, ये इंडिया टीम में जरूर खेलेगा। मनोहर ने उसी दिन कह दिया था, मतलब सिलेक्शन के लगता 5-6 साल पहले ही मनोहर ने मुझे बताया। हाँ, ये बात मुझे भी पता है, और उन दिनों मधुपुर वो आया करते थे। तो मधुपुर में उस समय जो एक क्लासिक क्रिकेट का समय था, इसलिए ठीक ही आपने कहा, वो गोल्डन एज था। और उस समय में लोग मतलब मधुपुर के क्रिकेट ने कई झंडे गाड़े थे क्रिकेट की दुनिया में, हाई लेवल का। हाँ, अच्छा एक स्तर था क्रिकेट। मतलब आप समझ लें कि हर एक के पास अपने बल्ला होता था, और हर एक का सीजन होता था, और हर एक अपने बल्ले से खेलते थे। हर एक बॉलर जो है अपने बॉल को लेकर, नो बॉल को लेकर इतना अलर्ट रहता था कि किसी का नो बॉल हो गया तो वो बहुत लेकर चिंता करता था इस बात को लेकर, और आपस में डिस्कशन होता था। कहीं ना कहीं तब ये मनोरंजन के साधन यदि हम बोले कि उस समय मनोरंजन का साधन यदि सही बोले तो खेल ही हुआ करता था, और जैसे टीवी मोबाइल का प्रवेश होता गया हमारे जीवन में, तो इन सब चीज़ों ने क्या ज़्यादा प्रभाव डाला खेल पर? ये तो मतलब एक लेवल पर, ऐसा नहीं है कि आज भी हमारे यहाँ अगर कहा जाए तो हम लोगों ने, एक पहलू ये है कि इसने हमको सुविधावादी बना दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मधुपुर के गाँव में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अभी भी बढ़ी है। अब आप देखिए कि प्रसंगवश मैं कह रहा हूँ कि महिला फुटबॉल को लीजिए, तो मधुपुर के गाँव में महिला फुटबॉल खेला जा रहा है, ये अलग विषय हो सकता है, और महिलाएं फुटबॉल में एक्टिव हो रही हैं। कल परसों ही मैं मैदान की तरफ से गुजर रहा था कुछ गांव के, तो छोटे छोटे बच्चे मैदानों में क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे बच्चे मोबाइल बेस्ड हो गए हैं। सिर्फ मोबाइल बेस्ड नहीं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी घट गई है। जो एक कनेक्टिव फूल हम गिफ्ट देना चाहते हैं, फूल उगाना नहीं चाहते हैं। क्रिकेट देखना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना नहीं चाहते हैं। वॉकिंग करते हुए आदमी को देखना पसंद करते हैं, वॉक खुद नहीं करना चाहते हैं। तो हमारी जो एक्टिविज़म है, हमारी जो एक्टिविटी है, वो इस लेवल पे घट गई है। मेंटल एक्टिविटी बढ़ी है, फिजिकल एक्टिविटी घटी है। तो अभी कोरोना के समय में हमें फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, खास करके जब इम्यूनाइज्ड होना ज़रूरत है। हमें शक्तिशाली बनना है, और शक्तिशाली बनकर ही हम बीमारी को भी पराजित कर सकते हैं। तो आपको फिजिकली मेंटली दोनों ही स्ट्रांग होना पड़ेगा, और वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, या विभिन्न तरह के जो व्यायाम हो, योगा हो, उन माध्यमों से आपको अपने को मजबूत बनाना पड़ेगा। उत्तम भैया चूँकि चाय के बहुत ही शौकीन है, और कई तरह के चाय का इनके पास संग्रह है, मैंने आज जाना। और ये जो चाय लोपचून चाय इसे कहा जाता है, ये सामान्य रूप से यहाँ मिलती नहीं, ये शायद आप बाहर से मंगवाते हैं, कुरियर से। हाँ, कुरियर। इसे मतलब हम लोग चाय के पीछे थोड़े दीवाने हैं, और लोपचू हम लोगों के लिए बहुत ही पसंदीदा है। तो यहाँ नहीं उपलब्ध है तो हम लोग बाहर से मंगाते हैं, और कुरियर से मंगाते हैं। कोलकाता से दार्जिलिंग टी है, और कुछ चाय हम लोग यहाँ से, जो यहाँ लीफ उपलब्ध है यहाँ तृप्ति टी से, वो भी मंगाते हैं, और उनकी अपनी ब्रांडिंग है, क्योंकि मैंने कभी उनकी टेस्टिंग की हुई है। लग रही है। तो चाय हम दिनों से चाय पिया हूँ, लेकिन ये एकदम बिल्कुल अलग है लोपचून चाय। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो अपनी चाय पीते हैं, तो मुझे आज भी हम लोग सभी को स्टेशन की, हमारी मधुपुर की चाय या मंडल जी की चाय दुकान की, वो सभी चाय पसंद हैं। अलग अलग सब चाय अलग अलग स्वाद के होते हैं। पाथरौल में एक आदमी मिट्टी के इसमें चाय बनाते हैं, या बुढ़ई में, तो उनकी चाय फिर अलग होती है। तो चाय के अलग अलग आनंद हैं, और अलग अलग पल में अलग अलग आनंद ले सकते हैं। तो हम लोग भी इसको लेते हैं, और चाय के पीछे थोड़ा सा हम लोग वीक हैं। तो चर्चा को आगे जारी रखते हुए उत्तम भैया की चाय के साथ, उत्तम भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि मैंने जब देखा तो आप एक क्रिकेटर, फिर एक प्रोफेसर के रूप में भी मैंने आपको देखा है, और उसके बाद साहित्य के क्षेत्र में कब आपका प्रवेश हुआ? और साहित्य के क्षेत्र चूँकि आपका बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है ये, और इसके बारे में विस्तार से जानना चाहूँगा।
ये अब तो लोग मुझे साहित्यकार के रूप में ही जानते हैं। बहुत पहले संजय भाई जैसे लोग हैं, संजय सिंह जी, या इनके समकालीन कोई होंगे तो जानते हैं कि मैं कभी क्रिकेट खेला करता था। लेकिन हाल पे लोग जानते हैं कि मैं साहित्य से जुड़ा हुआ हूँ। साहित्य की जो शुरुआत है वो आप कह सकते हैं कि मेरे स्वीट 16 से, जो उम्र की जो उसका जो 16वां साल होता है, वहाँ मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर जाकर मेरी कविताएं या मेरी रचनाओं की शुरुआत होती है। ऐसे आप कह सकते हैं कि मैं क्लास 8-9 में था तो कविताएं लिख रहा था। लेकिन मैट्रिक मैंने भागलपुर से किया और भागलपुर में मेरा एडमिशन मारवाड़ी कॉलेज में हुआ। उन दिनों वाइस चांसलर हुआ करते थे भागलपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर MQ तौहीद, और हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय में मारवाड़ी कॉलेज के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे डॉक्टर विष्णु किशोर झा बेचन, जो भागलपुर के प्रतिष्ठित साहित्यकार भी हैं और शीर्षस्थ व्यक्ति रहे, अब नहीं हैं वो हमारे HOD कहलाते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरा एडमिशन जब हुआ था तो मैं हाफ पैंट में था। उन दिनों हाफ पैंट पहना करते थे हम लोग, और हाफ पैंट में ही एडमिशन हुआ, और 6 महीने तक फर्स्ट ईयर जिसे कहते हैं वो हाफ पैंट में ही मैंने फर्स्ट ईयर कॉलेज किया था। तो मैं बेंच पर, जो डेस्क है उस पर बैठकर पीछे कुछ लिखा करता था। तो हमारे HOD ने इसे नोटिस किया, और जब गर्मियों की छुट्टी हुई और मैं मधुपुर आने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या लिखा करते हो। मैंने कहा नहीं सर, कुछ। इतना भव्य व्यक्तित्व था उनका, विराट व्यक्तित्व था। भागलपुर में वो एक बड़े आइकन माने जाते थे लिटरेचर के फील्ड में। वो मुझे कह रहे हैं कि तुम क्या लिखा करते हो। तो मैं सकुचाया, लेकिन उन्होंने मेरी कॉपी रख ली, और वो कॉपी के कारण मैं बहुत चिंतित रहा कि उतने बड़े विद्वान के सामने मेरी जो कॉपी है, और रफ कॉपी हुआ करती जिसमें हम लोग सब कुछ लिखा करते थे। उसमें प्रेम गीत भी लिखते थे और अपनी कविताएं भी लिखते थे, चुटकुले भी लिखते थे और फोटो भी बनाते थे, और सब उनके पास चला गया था। गर्मियों की छुट्टी में मधुपुर चले आया, पूरी गर्मी छुट्टी यहाँ बिताया। लौट कर जब मैं जाता हूँ वहाँ तो कॉलेज की मैगज़ीन छपी हुई है, स्मारिका, जो एनुअल जो छपती है, और उसमें मेरी सीरीज से कविताएं छपी हुई है। मैं देखकर चकित हो गया कि जिसके संपादक डॉक्टर विष्णु किशोर झा बेचन हैं, उन्होंने मेरी कविताओं की सीरीज छाप दी है, और सभी मित्रों ने मुझे बधाई दी। तो मैंने कहा कि एक प्रति मुझे उन्होंने भेंट भी दिया। तो मुझे लगा कि आश्चर्य लगा कि मेरी कविताएं तो फॉर्मेट में अभी कविताएं हुई भी नहीं हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने छाप कर ये बताया कि तुम्हारे अंदर ये संभावना है। और आश्चर्य ये भी कि मेरी पहली कविताएं माँ पर और मातृभूमि पर थी। मालिनी नाम की वो पत्रिका थी। दैट वाज द टाइम 1978-80, 78-80 का बीच का समय था वह। मुझे ठीक ठीक याद आता है कि साहित्य मेरे परिवार में, मेरी विरासत में किसी को नहीं है। वहाँ से जो मेरा सफ़र शुरू होता है लिखने का, तो मैं अंतर्मुखी था, इतना बोलता उलता नहीं था। मैं बोलना बहुत बाद में मैंने सीखा, और चतुराई पूर्वक बोलना तो इधर हाल में सीखा। अब तो हम लोग थोड़ा चतुराई से बोलते हैं, किसके साथ मुस्कुराना है, किसके साथ चुप रहना है, किसके साथ डरना है, और किसके साथ आक्रामक होकर बोलना है। ये सब चालाकियाँ जो है बोलने की, ये तो इधर हाल की बात है। पहले एक इनोसेंस जिसको कहते हैं, तो साहित्य में मेरा इनोसेंस जो है, जो निर्दोष एक जीवन होता है, वो मेरा आया। और मुझे लगता है कि 2 चीज़ों ने मुझे साहित्य में लाया। एक मधुपुर की प्रकृति ने, मधुपुर के लोगों ने, मधुपुर की विरासत ने। मधुपुर बहुत खूबसूरत एक स्वप्न जैसा शहर हुआ करता था, एक स्वप्निल शहर, जो कि बाद में अख्तर मधुपुरी जैसे शायरों के जुबान से आप सुनते हैं कि चमनजारे गुली लाला यहाँ है, नई रंगी का मधुशाला यहाँ है, फसूने जुल्फे बंगाला यहाँ है, जमी पे चांद का हाला यहाँ है, मका में जलवा हाय हूर है ये, हमारा शहर मधुपुर है ये। तो अख्तर साहब जैसे लोगों ने जो लिखा, ये हमारे बहुत पहले की पीढ़ी हैं और उस्ताद शायर थे। अकारण नहीं है कि मधुपुर की कुदरती सौंदर्य पर सभी रीझ जाते थे, और हम लोग भी रीझे, और मधुपुर के कुदरती सौंदर्य ने हम लोगों को खींचा। और दूसरा जो सबसे बड़ा चीज़ था कि हमारे जो सामाजिक परिवेश है उसके साथ हम रिएक्ट करना सीखे। तो इन दोनों चीज़ों ने हमारे भीतर कब शब्द पिरो दिए, और कब हम साहित्य की समझदारी से बढ़ने लगे
कि मुझे पता नहीं चला। और एक ऐसा समय आया जबकि ये नहीं समझ पा रहा था कि ये साहित्य है भी कि नहीं है। बस लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसमें साहित्य भी आ गया, पत्रकारिता भी आ गई। ये जो प्रोफेशनल पत्रकारिता का अभी दौर है वो नहीं था उन दिनों। उन दिनों ये सब कुछ एक ऐसा ही था जैसे अभी कोविड-19 में आप खाना दिल से दे रहे हैं लोगों को, हृदय से लोगों को सेवा कर रहे हैं, भूखे लोगों को खिला रहे हैं। उस समय पत्रकारिता एक तरह से स्वतः स्फूर्त बातचीत होती थी, डायलॉग होता था, कुछ करना है, मन का भाव था। मुझे याद है कि मैंने पहला ही इंटरव्यू लिया था मुजफ्फर अली का। उन दिनों उमराव जान सबसे हिट हो गई थी और उमराव जान हिट होने के बाद मैं उनसे हीरापुर में मिलता हूँ, धनबाद में, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान। वो माइंस में नीचे गए तो मैं ऊपर बैठा रहा और जब तक वो ऊपर नहीं आए मैं बैठा रहा। मेरे साथ हमारे मधुपुर के कुछ मित्र भी थे और हम लोग सुबह से बैठे हुए 3 बज गए, वो ऊपर आए। उसके बाद हमने उनसे कहा कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। उस समय मैं स्टूडेंट हुआ करता था। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने कहा कि लेकिन हमें तो भूख लगी है, अब तो हम इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा रुको, तुम लोग के लिए खाना मंगवाते हैं। उन्होंने एक जगह से सबके लिए पैकेट लंच मंगवाया और सब हम लोग उनके पैसे से खाए और तब उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। वो इंटरव्यू बाद में आरोह पत्रिका में प्रकाशित हुई और जब प्रकाशित हुई तो उन्होंने मुंबई उन पत्रिकाओं को मंगवाया। तो वो उनमें जो सवाल थे उसमें से एक सवाल आज भी याद है मुझे कि मैंने उनसे पूछा था किस तरह से लिटरेचर और इंटरव्यू दोनों एक क्लास बन जाता है। मैंने उनसे पूछा था कि आपने उमराव जान में रेखा को एक फ्रेम में रचा बसा बनाया है, जैसे एक फ्रेम में एक छवि आ रही है उनकी, और फिर उस फ्रेम को तोड़ते हुए रेखा पांव बाहर निकालती है। ये कैसे हो सका? दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। ये कैसे हो सका? तो उन्होंने जो पूरी बातें बताई कि वो जिस समाज से आते हैं, एक्चुअली लखनऊ के नवाबी खानदान से हैं वो, और वहाँ पर उन्होंने सलीके और तहजीब सीखे थे। तो उमराव जान बनाते हुए उन्होंने महसूस किया था कि स्त्रियों को कैसे समझा जाए, और ख़ास करके वैसी स्त्रियों को जो हमारे समाज में अप्रासंगिक हैं या उनको अलग रखा जाता है, तवायफ कह सकते हैं, जो मुजरे करती हैं। तो उमराव जान पूरा मुजरे वाली की कथा है। तो उन्होंने इस चीज़ को लखनऊ के पैकेजिंग से उन्होंने समझा, लखनऊ के से महसूस किया। तो मेरा क्रमिक विकास लगातार साहित्य को इंटरैक्ट करने से हुआ, समझने और समझाने से हुआ। और इस क्षेत्र में बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने एक पत्रिका निकाली मधुपुर से जिसका नाम था आरोह, और उसके जितने अंक निकले वो भारत में उन दिनों बिकते थे। वो मैंने कभी किसी को मुफ्त नहीं दिया, और वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो या रीवा हो या तिरुवनंतपुरम हो, भारत के हर प्रदेश में वो पत्रिका जाती थी और पूरे देश के लोग लिखते थे। ये वही दौर था जब शीर्षस्थ लोग भारत के मधुपुर में लिख रहे थे, और उन्होंने पूछा था कि भारत में मधुपुर कहाँ है। ये नक्शे में उस समय गूगल इतना सक्रिय नहीं था, वो था ही नहीं। तो मधुपुर को, बाबा धाम के बाद लोग मधुपुर को नहीं जानते थे। इस तरफ के क्षेत्र बंगाल के लोग जानते थे, इस तरफ लोगों को मुश्किल थी। दिल्ली और हरियाणा और जोधपुर के लोगों को मुश्किल होती थी। तो आरोह के लगातार अंकों ने लोगों का ध्यान खींचा और बड़े संवाद गठित हुए, बड़ी बातें आई। उसमें काफ़ी डायलॉग भी हुआ, इंटरैक्शन हुआ, और देश के सिर चोटी के लेखकों ने उसमें लिखा। मतलब रामदरस मिश्र से लेकर सूर्यभानु गुप्त तक। ऐसा हुआ कि उसके कई अंकों को मुझे फिर से रिप्रिंट करना पड़ा, और उसमें कंप्यूटर नहीं होता था, हाथ मशीन से वो चीज़ें छपती थी, और उसको हम लोग ब्लॉग बनने के लिए कलकत्ता जाता था और आसनसोल से कागज़ आता था, और मधुपुर में मैं उसे छापता था और पूरे भारत में उसको भेजता था। तो सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और उसका प्रकाशन और एडिटिंग हम सब एक ही साथ करते थे। और आज भी उसको डिलीट करने के लिए उसे लोगों ने रखा हुआ है, डिलीट करते हैं लोग। जब आरोह को निकालते हैं तो अभी भी मंजीत ने मुझे फ़ोन किया था कि भैया आरोह अगर निकलती है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि आरोह ने मुझे खड़ा किया था। उन्होंने
बताया कि आरोह जैसी पत्रिका को पढ़कर मैं मंजीत ठाकुर बना, ऐसा वो अपना प्रसंग जोड़ रहे थे। आप भी कभी बात करोगे तो आरोह पर वो बात करेगा। मेरे मतलब साहित्यिक जो मेरी यात्रा है उसके बहुत सारे पड़ाव हैं, और उनमें साहित्यिक पत्रकारिता के रूप में जो मैंने आरोह का संपादन किया, जिसके 7-8 अंक आए और हर शहर में, गिरिडीह में उसका लोकार्पण हुआ, देवघर में उसका लोकार्पण हुआ, भागलपुर में हुआ, मधुपुर में हुआ। हमने हर अंक को विभिन्न शहरों में लोकार्पित किया, और डोमन साहू समीर जैसे लोग, रामशंकर मिश्र पंकज जैसे लोग, पारस कुंज जैसे लोग, रघुनंदन प्यासा जैसे लोगों ने उसका उद्घाटन किया, और डॉक्टर बेचन और डॉक्टर तपेश्वर नाथ जैसे लोगों ने उसका लोकार्पण किया, और उसका एक अपना एक मयार, उसका एक अपना स्टैंडर्ड रहा है। और इधर निरंतर मेरी साहित्यिक साधना होती रही, और कविता संग्रह 2003 में चीख सकते तो पहले पेड़ चीखते आया, और उन दिनों लगातार मैंने हिंदुस्तान में, तब तो झारखंड बना नहीं था, और शीर्षस्थ जितने भारत की पत्रिकाएं हैं उन सब में मैंने लिखा, और काफ़ी समीक्षाएं आई, काफ़ी बातें आईं, और आज वो यात्रा निरंतर चल रही है। अभी 2-3 पुस्तकें आने वाली हैं, उस पर लगातार काम कर रहा हूँ। खास करके इस जो कोरोना काल में जो कविताएं मैंने लिखी हैं, वो कविताएं एक संग्रह के रूप में इन दिनों आने वाली हैं, और जल्द ही वो आप सबों के बीच होंगी। तो ये एक सतत यात्रा चल रही है, और इसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि मैंने मधुपुर में जो हमारा जो नेचुरल लाइफ रहा है, प्रकृति और यहाँ की जो सांस्कृतिक विरासत रही है, इरशाद काशिफ की या अख्तर मधुपुरी की, या बांग्ला साहित्य में अनाथ बंधु जैसे चटर्जी जैसे लोगों ने जो लिखा, या हिंदी की जो साहित्यिक परंपरा रही है, इन सब को मिलाकर जो हमें मिला है, और आज पूरे झारखंड और बिहार में जो एक साहित्यिक माहौल है, उसमें मधुपुर की जो उपस्थिति है, मुझे इस बात को कहने में कोई उरेज नहीं है कि हम सबों ने एक मुकाम हासिल किया है, और आज लोग इस रूप में भी पहचानते हैं कि हम लोगों ने एक साहित्यिक कंट्रीब्यूशन किया है, और ये काम लगातार कर रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि इस दिशा में हमारे कई नए युवा भी काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, और लगातार एक चीज़ों को समझने की और बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि पुस्तकों को, साहित्य को समझने की ज़रूरत है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो मुझे पसंद आता है कि यार बुकें मत दो, बुक दो। तो किताबों के लौटने की बारी भी हो सकता है आए, तो जब किताबें लौटेंगी तो साहित्य लौटेगा, साहित्य लौटेगा तो संस्कृति लौटेगी, तहजीब लौटेगा, और जब तहजीब लौटे तो हम मधुपुर की जो रवायत है, मधुपुरियत है, और जहाँ यहाँ अमन की शायरी हुई है, यहाँ शांति का पैगाम हमने दिया है। और अगर इरशाद काशिफ के शब्दों में कहूँ कि मेरा घर जो मधुपुर है, अमन का जिसमें पैगाम है, और मेरा घर जिसका हिंदुस्तान नाम है, कि सुन रहा हूँ कि फिर जंग होने को है, और इंसानियत खून रोने को है। जंग से आग आंगन में लग जाएगी, जंग से मांग बीबी की जल जाएगी, आबरू शाखे जूही की जल जाएगी, जंग से ये घरौंदा भी ढह जाएगा, मेरी बच्ची का दिल धक से रह जाएगा, मेरी गलियों में यूं टैंक चलने न दो। मेरा घर अमन का जिसमें पैगाम है, मेरा घर जिसका हिंदुस्तान नाम है। तो मधुपुर से एक ऐसा मैसेज है जिसने पूरे हिंदुस्तान को कनेक्ट किया है। यहाँ से शमशुल हुदा बिहारी, एस.एस. बिहारी साहब आए, यहाँ से जो द्विजेन मुखोपाध्याय जैसे लोग आए, तमाम शीर्षस्थ लोगों ने यहाँ साहित्यिक जमाव किया है और बड़ी साधना की है। हिंदी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, और यहाँ तक कि खोलठा में लोगों ने नहीं जाना है। मैं किसी अगले समय में आपको पंडित शैलजा झा के बारे में बताऊंगा कि पंडित शैलजा झा पर अभी काम नहीं हुआ है यहाँ, और शैलजा झा ने जो काम कर दिया है वो अभी तक नेपथ्य में है। तो उन्होंने किस तरह से मधुपुर को एक ऐसा साहित्य दिया है जो अभी तक आख्यात रहा है, जिसे लोगों ने अभी तक जाना समझा नहीं है। तो अभी बहुत कुछ है जिसे फुलची के निर्गुणियों ने, फुलची गांव के निर्गुण गाने वालों ने एक अद्भुत देन दिया है। तो मधुपुर की जो एक लंबी साहित्यिक विरासत है उसको सहेजने संवारने की ज़रूरत है। और इस क्षेत्र में मेरा जो काम है, मेरी जो पीएचडी है वो इसी पर है कि मधुपुर की जो साहित्यिक विरासत है उसको कैसे संजोया जाए, और इसी दिशा में लगातार काम कर रहा हूँ और लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है। उत्तम जी, एक मधुपुर के बारे में आपने
कभी आपसे बातें होती है तो आप बहुत रोचक तथ्य बताते हैं। कुछ ऐसा रोचक तथ्य जो हमारी युवा पीढ़ी जान सके कि मधुपुर में ऐसी भी कुछ बातें हुई हैं। बहुत मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ दृष्टांत मुंह पर आ जाती हैं तो मैं कह सकता हूँ कि मधुपुर में गांधी जी का जो जहाँ मूर्त है वहाँ पर जो, हाँ, गांधी चौक, जो कि मरकज़ बताया जाता है, केंद्र बताया जाता है, मधुपुर का केंद्र है वह। वहाँ कभी कहा जाता था कि मधुपुर की नीति और नियति तय हुआ करती थी एक ज़माने में। वहाँ इतनी बहसें होती थीं और सारी चीज़ें तय होती थीं। कभी आज के परिदृश्य हो सकते हैं बदली हो, लेकिन वहाँ पर जो कुआं है उस कुएं का अपना एक इतिहास है। और हमने मधुपुर की जो जिसके बारे में मैं कहता रहता हूँ कि मधुपुरियत है, वो हमारी सामुदायिकता है, हमारी सामाजिकता है। जो हमारा जो सोशल नॉर्म्स है वह उसे तोड़ नहीं सकते आप चाहें तो कितने भी नफरत के बुलडोजर चला दें, लेकिन प्रेम का जो सड़क है ना, प्रेम की पगडंडी है ना, वो नहीं टूटेगी, क्योंकि उसके कई गवाह हैं और कई उसके चलने वाले लोग हैं और इतिहास उसका गवाह रहा है। अब मैं जिस कुएं की बात कर रहा हूँ वो एक रात का कुआं है। एक रात में बना। वो उस कुएं को एक रात में खोदा गया है। शाम से उसकी खुदाई हुई थी। वो 1895 के आसपास की बात है। ऐसी क्या बातें हो गई कि उसे एक रात में खोदना पड़ा? इसलिए कि वहाँ 144 लगा हुआ था। अच्छा। और जिस मिल्कियत में थी, नबी बख्श साहब की मिल्कियत में थी। हाँ, मुंशी नबी बख्श साहब, जिनको कि मेरे नज़र में वो मधुपुर के शेरशाह थे, शेरशाह सूरी थे, जो यहाँ से दुमका तक प्याऊ बनाए। आज भी कुछ प्याऊ, कुछ कुएं उनके बनाए हुए जगह जगह दिखते हैं यहाँ से दुमका जाते वक्त, क्योंकि दुमका वो घोड़े से जाया करते थे। वहाँ कोर्ट हुआ करता था और अपना कोर्ट वो अटेंड करने जाया करते थे। तो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ पानी का इंतजाम करते थे। तो मधुपुर के पहले जल पुरुष थे वो, फर्स्ट वाटरमैन ऑफ मधुपुर। मैं मुंशी नबी बख्श साहब को मानता हूँ। आज भी मुंशी नबी बख्श साहब के बनाए हुए तालाब जो उस तरफ है, आप डालमिया कूप के उस तरफ, रोड के तरफ, हाँ, वो सारे तालाब में पानी रहा करता है और उन पानी की वजह से उस इलाके का वाटर लेवल कभी नीचे नहीं जाता है। ये गौर करने की बात है कि उस ज़माने में, आज से 100-125 साल पहले जो खुदाई हुई थी तालाबों की, उनमें पानी रहने की वजह से उस इलाके का वाटर लेवल हमेशा ऊंचा रहता है। तो नबी बख्श साहब ने जो कुआं बनवाया था वो एक्चुअली सामुदायिक श्रम से बना था, किसी मजदूर को पैसे देकर नहीं बनवाए गए थे। उस समय तत्कालीन एसडीओ देवघर रहा करते थे और उनको कंप्लेन किया गया था शहर के कुछ व्यापारियों द्वारा कि वो वहाँ पर कुआं नहीं बने, और 144 लगने के बावजूद एक रात में इसलिए कुआं बना कि वहाँ पर नहीं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी लेबर को नहीं लगाऊंगा, और 15 से 20 गांव के रैयतों को उन्होंने बुलाया। सभी लोग बैलगाड़ी से आए, शाम के समय आए और सभी लोग बैलगाड़ी वहाँ लाइन से लगा दिए और सब ने खुदाई शुरू की। और जितना मिट्टी निकलता था, हर उतने मिट्टी को अपने अपने बैलगाड़ी पर डालते थे और खुदाई चल रही है, मिट्टी खोल रहे हैं और दही चूड़ा का व्यवस्था था। और वहीं पर लाइन से लंगर जैसा लगा हुआ था, वो लोग मिट्टी कोड़ते थे, मिट्टी बैलगाड़ी पर डालते थे और दही चूड़ा खाते थे और अपने गांव की ओर निकल जाते थे। ये सिलसिला रात भर चला और 4 से 5 बजते बजते सुबह उस कुएं में पानी आ गया। और जब 7 बजे के लोकल ट्रेन से सिविल एसडीओ देवघर मधुपुर पधारते हैं तो देखते हैं वहाँ पर कोई नहीं है। उस समय तो गांधी चौक हुआ नहीं करता था, गांधी जी भी नहीं थे, गांधी जी तो 50 के बाद की बात है। तो वहाँ पर सिर्फ एक कुआं है और उसमें पानी है, उसमें कोई सीमेंट वर्क नहीं हुआ था, खाली पानी है। अब वो एफआईआर किस पर करेंगे, 144 का ब्लेम किस पर करेंगे, और वो कुआं अस्तित्व में आ जाता है। और ये एक ऐसा उदाहरण है कि आज भी प्रचंड गर्मी में, बैसाख जेठ में भी आप उस कुएं पर बीच दोपहर में जाके बैठिए कभी, तो आपको लगेगा कि एयर कंडीशनिंग है वहाँ, शीतल शीतल। अभी भी बहुत सारे लोग जो गांव से आते हैं वहाँ बैठकर नाश्ता वास्ता करते हैं और पन भरवे वहाँ पानी भरते हैं। तो वहाँ पर अजीब सा एक शीतलता है और पानी अभी भी उसका इस्तेमाल होता है। तो अब ये एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप एक उदाहरण के रूप में ले सकते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति के प्रयास ने सामूहिक रूप ले लिया और सबों की भागीदारी रही और किसी को पेमेंट नहीं करना पड़ा। अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन्होंने आज भी मधुपुर के पानी को बचा के रखा है।
और इसीलिए उनको स्मरण करना चाहिए। एक बड़ा रोचक प्रसंग और सुनाऊं कि कभी उत्तर प्रदेश के मशहूर शायर हुआ करते थे सोज सिकंदर। तो सोज सिकंदर जब कलकत्ता आए, मुशायरों में आया करते थे, तो वो मधुपुर पर वो दीवाने हुआ करते थे। तो उन्होंने मधुपुर पर एक कुछ पंक्तियाँ लिखी कि सुबह कलकत्ते में गुजरी और शाम मधुपुर में। बहुत मशहूर हुआ ये, सुबह कलकत्ते में गुजरी और शाम मधुपुर में, पी रहा हूँ इल्मो फन का जाम मधुपुर में। पी इल्मो फन का, ये वो मधुपुर था जो इल्म और फन पैदा करता था। यानी कि इल्म मतलब एजुकेशन, ज्ञान, विजडम, और इल्म और फन यानी कि आप तरह तरह के तरकीबें, इस आप जो फ़न पैदा करते हैं। फ़न उर्दू में अपना अलग अर्थ ले लेता है, जो हिंदी में फ़न लेता है वो नहीं। तो सुबह कलकत्ते में गुजरी और शाम मधुपुर में, पी रहा हूँ इल्मो फ़न का जाम मधुपुर में। और भी एक दो दृष्टांत बताता हूँ कि याद आते जाते हैं, तो कुछ एक दो प्रसंग सुनाता हूँ, शायद पसंद आए। कि मधुपुर में स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे पंडित उपेंद्र नाथ झा, और उनको पुलिस ने लगभग 7 बार गिरफ्तार किया था। और जब अंतिम बार उनको 1942 के आंदोलन में अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया था, तो मधुपुर में तिलक विद्यालय से वो निकले थे अपनी पूरी सेना के साथ, मतलब पूरे जो स्वतंत्रता सेनानियों के साथ, और थाना तक पहुँचे थे और उनके साथ वंदे मातरम भारत माता की जय वो बोल रहे थे। और पूरे देश में ही नहीं, पूरे मधुपुर सहित सभी जगह मतलब एक स्वतंत्रता की जो ज्वाला जल रही थी, सब लोग उसके लिए लैस थे। तो उनके नेतृत्व में जब लोग सब बढ़ रहे थे, तो मधुपुर के थानेदार जो उस समय के पुलिस में थे वो निकल के आए, और उनके साथ अंग्रेज़ टॉमी निकल कर आए। जो अंग्रेज़ टॉमी होते थे वो लोग सशस्त्र बल के साथ निकल कर आए और उनको मतलब गिरफ्तार करने लगे। तो जब वो उनको गिरफ्तार कर रहे थे, तो पूरे एडवर्ड जॉर्ज हाई स्कूल, जो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कूल है, उसके सारे बच्चों में ये हो गया कि स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये आगे आगे जुलूस चल रही थी और साथ साथ पुलिस चली, और इनको गिरफ्तार जब किया गया तो अरेस्ट करके जो हथकड़ी लगाने वाले थे वो दीक्षित दरोगा थे, उनका दीक्षित नाम था। तो वो दृश्य वही थाना का, वही जगह, मेरे देखिए रोआ खड़ा हो रहा है। दीक्षित दरोगा उनको गिरफ्तार करके हथकड़ी पहना रहे हैं और रोते जा रहे हैं। वो जो रो रहे हैं और वो बोल रहे हैं, अरे बुढ़बा क्यों रो रहा है? बोला हम आपको गिरफ्तार करके बहुत ये कर रहे हैं, हमको ड्यूटी भी करना। बोला बुढ़बक, देश के लिए बलिदान हो रहे हैं लोग, तो मुझे गिरफ्तार ही कर रहे हो ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दीक्षित दरोगा फूट फूट कर रो रहा है, और सारे टॉमी गन खोले हुए हैं, सारे लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहाँ से जो स्टेशन ले जा रहे हैं, तो उस समय स्टेशन पर जो वो ट्रेन आने वाली थी, क्या 7 अप या कोई ट्रेन थी, जो भी ट्रेन उस वक्त की थी 42 में, जो वो ट्रेन का भी जिक्र है। वहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय, जो कि उस समय में एडवर्ड जॉर्ज हाई स्कूल कहलाता था, उसके विद्यार्थी लोग, जो कि रमजान चूड़ीवाला थे, भोला सर्राफ जी थे, विनय सिंह जी थे, उनके भाई साहब थे, ये तमाम लोग जो हैं इकट्ठे हो गए थे। और ये इनके साथ सैकड़ों युवा थे, और भारत माता की जय वंदे मातरम के आवाज़ से पूरा भारत मधुपुर स्टेशन गूंजायमान था। और उनको आरती कि थाल से उनको तिलक लगा रही थी महिलाएं। वो दृश्य ऐसा था कि जिसने देखा, मैंने जिन्होंने देखा है उनसे मैंने जब बातचीत करी थी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और मुझे लगता है कि मैं उस दृश्य का साक्षी रहा हूँ। तो ये अद्भुत नज़ारा था मधुपुर का स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान रहा है, जो नेपथ्य में चला गया है, जिसमें हमारे कई महान लोगों ने ऐसे ऐसे काम किए हैं। जो द्वारिका प्रसाद गुरगुटिया के बारे में बताऊं कि वो उनको जब पुलिस खोज रही थी तो एक संथाल के घर में छुप गए जाकर, और जब पुलिस उनको खोजने गई तो घर से गायब थे, नहीं पकड़ पाए। लोगों ने पूछा कि वो कहाँ चले गए, तो उसी के बीच में वो संथाली स्त्री का वेश बनाकर निकल गए थे, और पुलिस खोजती रह गई थी, अंग्रेज पुलिस। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कितने पापड़ बेले, वो हजारीबाग सेंट्रल जेल में पहुँचे, और वहाँ पर उनको संग्रहणी नाम की बीमारी हो गई, उनको बूढ़े अवस्था में भी दौड़ाया जाता था
इस तरह से पूरे मैदान में। तो आज़ादी की लड़ाई को लेकर मधुपुर का योगदान है, इस पर एक खुले चैप्टर है और इस पर बात होनी चाहिए। लोगों को, नई पीढ़ी को बताना चाहिए कि फ्रीडम मूवमेंट में मधुपुर कहाँ था और उसके क्या कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह के एक अंतिम प्रसंग मैं सुनाना चाहूँगा, कभी फिर बैठेंगे तो बातें करेंगे, कि मधुपुर के बड़े पर्यावरणविद थे और मैं उनको बहुत ही हृदय से सलाम करता हूँ। हम लोग चचा विनय सिंह कहते हैं। वो जरियाटाड़ में भोक्ता छोराट में रहा करते थे। वो आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में, और इंडियन आर्मी में रहकर उन्होंने देश के लिए 2 बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, बांग्लादेश के समय में भी और भारत पाकिस्तान का जो 65 का युद्ध हुआ था उस समय में कलाईकोंडा एयरपोर्ट पर वो हुआ करते थे विनय सिंह। और अपने छात्र जीवन में, जहाँ पर कि अभी राजबाड़ी के सामने जो पुलिस बैरक हुआ करता है, वहाँ अंग्रेज़ों का बैरक हुआ करता था। और अंग्रेज़ों के 15 अगस्त के दिन ऐसा हुआ था, जो एक अंग्रेज़ लड़का उनके साथ पढ़ा करता था, उसने हमारे जो भारतीय लड़के थे वो स्कूल से निकलकर अपना तिरंगा लेकर जा रहे थे और आज़ादी नहीं मिली थी। तो उस समय उस लड़के ने हमारे तिरंगा को गाली दी थी और अपना यूनियन जैक लहरा दिया था। विनय सिंह जी को इतना गुस्सा आया, बाकी साथी भी थे, लेकिन विनय सिंह आगे बढ़े और उस लड़के को का कॉलर पकड़ा और उसके यूनियन जैक को छीना और उसको पाँव से मसल दिया और मसल कर अपना झंडा लहराते हुए वंदे मातरम भारत माता की जय कहा। ये एक ऐसा दृष्टांत है जो अभी तक अभिलेख में नहीं आया है। मैं उन पर जब काम कर रहा हूँ, उन पर पुस्तक मेरी आने वाली है विनय सिंह पर, तो वो प्रसंग मेरे साथ कई ऐसे अंतरंग क्षण भी थे जिसमें वो बातें निकल कर आई हैं। तो ऐसे कई प्रसंग हैं जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो या मधुपुर के बनने का क्रम हो, मेकिंग ऑफ मधुपुर को बनाने में कितने लोगों ने, मुझे लगता है कि सैकड़ों हजारों लोगों ने अपना अपना त्याग और बलिदान दिया है। ऐसे मधुपुर नहीं बना है। मधुपुर को बनने में बहुत सारे लोगों के आंसू हैं, उनके तलवे फटे हुए हैं, उन्होंने त्याग किया है, बलिदान दिया है। कुछ लोगों ने दान दिया है, कुछ लोगों ने शरीर का दान दिया है, कुछ लोगों ने नैतिक साहस दिया है, कुछ लोगों ने धन का भी दान दिया है और किसी ने अपने सांस्कृतिक वैभव को प्रतिष्ठित किया है। तो कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एक मधुपुर बना है और जिससे हम सब की मधुपुरियत बची हुई है और आप लोग जो काम कर रहे हैं वो इसी को बचाने और बनाने का एक सिलसिला है। अंतिम प्रश्न मैं इतनी आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बकुलिया झरना को लेकर मैंने जहाँ तक देखा कि आप एक लगातार उस पर संघर्ष करते आ रहे हैं, तो ये किस मुकाम तक पहुँचा है और अभी भी आप उसके लिए संघर्षरत हैं? असल में मैं तो एक लेखक हूँ, एक रचनाकार हूँ और साहित्यकार हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों ने मुझे एक्टिविस्ट बना दिया। मैं तो एक लेखक के तौर पर पढ़ता रहता हूँ, कभी कभी अखबारों में लिखता हूँ। उन दिनों जब प्रभात खबर एक दैनिक आया कर रहा था लगातार अखबार, उसमें मैं कुछ समस्याओं को लेकर लिख रहा था। ऐसे ही मेरा ध्यान गया कि बचपन का मेरा वो नैसर्गिक बाकुलिया कहाँ गया। तो बहुत दिनों से मैं नहीं गया था, बचपन में जाया करता था, फिर भूल सा गया था। तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ, और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो उसकी दुर्दशा देखी। वहाँ तो जाने से मुझे मना किया गया था, मुझे अच्छी तरह याद है। नारायणपुर मोड़ पर मुझे लोगों ने रोककर मना किया था, वहाँ मत जाइए, वहाँ पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, या डराया गया, मुझे प्रकारांतर से डराया गया। लेकिन मैं उसी दिन उसी समय मैं वहाँ जाता हूँ तो जो मैंने देखा नज़ारा वो अब एक इतिहास है कि वहाँ पर चौका लगाया गया था, पत्थरों को तोड़कर डायनामाइट से तोड़ा गया था, और ट्रैक्टर के चक्के का निशान था जिससे कि ढोया जा रहा था। यानी अगर उसे और 6 महीने या साल भर छोड़ दिया जाता तो बाकुलिया के जिंदा पत्थरों को तोड़कर पता ही नहीं चलता कि वहाँ झरना भी हुआ करता था। उन पत्थरों से वो शायद हो सकता है तिजारत करके या बिजनेस करते होंगे या बेचते होंगे, मुझे नहीं पता है कि वो क्या करते थे। लेकिन मेरा मुद्दा ये था कि बाकुलिया को विनष्ट किया जा रहा था, उसे तोड़ा जा रहा था, उसको नष्ट किया जा रहा था। तो जो प्रकृति ने हमें दिया है, एक तो मधुपुर को बहुत कुछ नहीं मिला है। हमारे पास त्रिकुटी नहीं है, हमारे पास तपोवन नहीं है, हमारे पास वो जो खंडोली नहीं है, लेकिन हमारे पास बाकुलिया है, हमारे पास बूढ़ी बगीचा है, हमारे पास वो जो झरना है गर्म पानी का चिहुटिया में, या हमारे पास पत्थरदा पहाड़ है। जो भी हमारा है वो हमारा है।
मधुपुर का जो भी है, मधुपुर अनुमंडल का है, हमारा टूटा खटिया ही सही, उसी पर हम बैठते हैं, हमारी टूटी साइकिल ही सही, उसी पर हम चलते हैं। हमको मर्सिडीज नहीं है तो मर्सिडीज वाला हमको मर्सिडीज नहीं दे देगा, कोई हमें नहीं दे देगा। हमारी जो चीज़ें हैं उसे हमें ही बचाना होगा और हमें ही संरक्षित करना पड़ेगा, और उसी पर हम आदर सत्कार कर सकेंगे जिनका भी। हम तो बाहर से लाकर नहीं बता सकेंगे कि आओ मेरे यहाँ गोवा है, लेकिन हम मधुपुर को गोवा बना सकते हैं। बस हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हमारी वही चीज़ों को अगर आप प्लांट कर देंगे, कल किसी ने नंदन पहाड़ पर नज़र रखी तो नंदन पहाड़ के दिन फिर गए, कभी किसी ने त्रिकुटी पर ध्यान दिया तो त्रिकुटी का दिन फिर गया, किसी ने खंडोली पर ध्यान दिया तो खंडोली का दिन फिर गया। तो हमारे बुढ़ई पर्वत को, हमारे बकुलिया को, हमारे बूढ़ी बगीचा को, हमारे तमाम छोटे बड़े पर्यटन स्थल को क्यों नहीं ध्यान दिया जाएगा? और ये सब हमारा है, सिर्फ बाकुलिया का सवाल नहीं है। एक पेड़ बचेगा तो बहुत सारे पेड़ों को महसूस होगा कि हम भी हैं, हमको भी बचाया जाएगा। एक जगह पानी बचेगा तो लगेगा कि नहीं, ये हमें भी बचाया जाएगा। एक जगह पहाड़ बचेंगे तो बहुत सारे पहाड़ खुश होंगे। तो जितनी नदियां हैं हमारी, जितने जोरिया हैं हमारे, जो जोरिया है ना संथाल परगना में और झारखंड में, जोरिया को जैसे शरीर की नसें होती हैं ना, वैसे ही जोरिया को कहा जाता है कि झारखंड की नसें हैं। अगर नस काट दोगे ना तो आदमी मर जाएगा। ऐसे भी देखते हैं ना, भावुक प्रेमी नस काट लेता है तो मरने लगता है। हमारी नसें मत काटो। हमारी जो छोटी छोटी जोरिया है ना, 12 महीना पानी देते हैं, 12 महीना उसमें लोग नहाते हैं, जानवर को भी धोते हैं, बर्तन भी धोते हैं, अपने भी नहाते हैं, और पानी फ्लो करता है, वो पानी जमा भी नहीं होता है, पानी फ्लो धीरे धीरे करते रहता है। इन जोरिया पर टिका हुआ है झारखंड की पूरी सिंचाई व्यवस्था, पूरी जल व्यवस्था। उस जल व्यवस्था में कहीं कहीं कल कल झरता हुआ झरना भी है, कहीं कोई पहाड़ी भी नदियाँ भी हैं, कहीं बड़ी नदियाँ भी हैं, जो बरसात के दिनों में अजय, जयंती, पतरो जैसी बड़ी नदियाँ भी हैं। जब आती है बाढ़ तो प्रलयंकारी होती है, उसमें पार करना, हेल कर जाना आसान नहीं होता है बरसात में, और बहुत दूर तक वो अपना चौड़ापन ले लेता है। लेकिन जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, छोटे छोटे जोर हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, यह लघु सरिता का जल कितना निर्मल, कितना शीतल, हमारे कवि कहते हैं। तो लघु सरिता का जल, छोटी छोटी चीज़ों को आप हाशिए पर नहीं डाल सकते। जब बड़ी चीज़ें काम नहीं आती हैं ना, तो हमारी छोटी चीज़ें काम देती हैं। जब बहुत बड़े बड़े दुकान नहीं खुले रहते हैं ना, तो छोटे छोटे दुकान हमें काम दे देते हैं। जो अभी लॉकडाउन में आपने देखा, बड़ी दुकानें बंद पड़ी रहीं, मोहल्ले की छोटी दुकानों से हमने काम चला लिया। तो हमारे लोकल ट्रेन, हमारी लोकल दुकानें, हमारी लोकल प्रकृति के संसाधन, हमारे लोकल लोग ये काम देंगे हमें। सबसे बुरे वक्त पर, सबसे टफ समय में हमारी लोकल कनेक्टिविटी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी लोकल शब्द को जोर दिया है। तो ये जो हमारा जो झरना है वो हमारा लोकल खुशी देता है, हमको खुश करता है थोड़ी देर के लिए। झरते हुए पानी को देखकर थोड़ी देर के लिए हम खुश हो लेते हैं। किसी गाछ के नीचे छांव में बैठकर थोड़ी देर खुश हो जाते हैं, सुस्ता लेते हैं। किसी पहाड़ पर चढ़कर थोड़ी देर के लिए पिकनिक मना लेते हैं, खुश हो लेते हैं। प्रकृति के साथ थोड़ी दोस्ती हो जाती है, थोड़ा एसोसिएट करते हैं, थोड़ा वो भी हमसे करते हैं, थोड़ा हम भी उनको पहचानते हैं। बुढ़ई पहाड़ पर मेला लगता है, कितनी खुशियाँ होती हैं, कितने लोग खुश होते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, वहाँ मुड़ी घुगनी खाते हैं। बाकुलिया भी उनमें से एक है। हमारा कोई सेक्टराइज चिंतन नहीं है कि बाकुलिया बचे बाकी सब विनष्ट हो जाए, नहीं, हमारे लिए सब बाकुलिया है। जहाँ भी स्रोत हैं, यहाँ तक कि स्मशान घाट का जो पानी है वो मरता हुआ पानी है, उसे भी बचाना जरूरी है। जहाँ हम लाश जलाने जाते हैं बैकुंठ धाम में, उसका जो जोरिया बहता हुआ है वो और गंदा हो रहा है, तो वहाँ हम लाश का भी संस्कार करते हैं, तो कभी कभी तकलीफ होती है। बल्कि वहाँ पर जो पानी का बनाया गया है राम निरंजन गुरगुटिया जी, लक्ष्मी बर्मन जी और तमाम समाज सेवियों द्वारा, वो पानी बड़ा शीतल और ठंडा है, वहाँ कुएँ का बड़ा अच्छा है, रमणीय, मैंने कई बार जाकर देखा है। लेकिन जोरिया की स्थिति बड़ी खराब है। तो जोरिया और जोर और झरने और पहाड़ और जंगल हमारे मरते जाएंगे तो झारखंड का नाम क्या है? किस बात के हम झारखंडी हैं? जब हमारे झरने ही खत्म हो जाएं, हमारे पहाड़ ही खत्म हो जाएं, हमारे जंगल खत्म हो जाएं, हमारे तमाम प्राकृतिक संसाधन और स्रोत जो हमारी जीविका के साधन हैं, जो हमारे नैसर्गिकता के कारण हैं, और मधुपुर को इतराते हैं हम किस पर? मधुपुर किस पर इतराता है? अपनी सुंदरता पर, अपनी सफाई पर, अपने ऊपर मुग्ध है। क्यों? कि यहाँ इस पर जो इसका जो सौंदर्य रहा है, कभी इसकी खूबसूरती जो रही है, इसकी जो विरासत रही है, महात्मा गांधी ने जो इसकी सुंदरता का बखान किया कभी 1925 में आके,
कि वो मुग्ध हो गए थे यहाँ की सुंदरता पर और कहा था कि इसको साफ सफाई रखने का, ये स्वच्छ और साफ सुथरा शहर है, इसे बेहतर बनाओ, इसे सुंदर बनाओ, इसे खूबसूरत बनाओ। तो ये यही तरीके हो सकते हैं कि हम इसे बेहतर बनाएं, सुंदर बनाएं, सच्चा और अच्छा काम हम बाकुलिया जैसे झरनों को बचाकर, संवार कर और उसे बेहतर बनाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए सौंप सकते हैं, ताकि वो लोग भी कभी 2 घंटे 4 घंटे के लिए ज़रा डल हो गए। अभी हम लोगों ने बात करी ना कि सब मोबाइल पर हैं, थोड़े देर के लिए मुक्त कहाँ होंगे? मधुपुर में मुक्त होने के कितने जगह बचे हैं अब, जहाँ जाकर कॉफ़ी हाउसेस और जो माने खाने पीने के जगह हैं वहाँ जाकर भोजन कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। लेकिन प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा साहचर्य है, वो जो जुड़ने के तमाम जगह हैं उनको बचाया जाना चाहिए, उनको संवारना चाहिए। छोटे ग्रामीण पर्यटन के स्तर पर ही वहाँ पर थोड़ी बैठकी बना दिया जाए, वहाँ जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर मछलियाँ तैराई जाए, छोटे नाव तैरा दिए जाएं, स्टेशन से वहाँ तक जाने के लिए ऑटो और टोटो चलने लगे, कुछ रोज़गार, छोटे छोटे रोज़गार बन सकते हैं। अब तो बांस बनाने वाले जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे बांस बनाने वाले लोग हैं जो मोहली कहलाते हैं, मोहली, हाँ, वो मोहली वर्ग के लोगों को कुछ रोज़गार मिल जाए, थोड़ा काम बढ़ जाए जो सामुदायिक जीवन में, तो थोड़ा लघु पर्यटन से लघु काम ही बढ़ जाए। हो सकता है भविष्य में क्या छुपा हुआ है हमको नहीं पता है। तो प्रकृति बचेगी तो संस्कृति भी बचेगी। प्रकृति को मारकर आप संस्कृति नहीं बचा सकेंगे। और जिस सांस्कृतिक विरासत पर मधुपुर इठला रहा है, इतना गर्व करता है, वो बिना प्रकृति के रहेगी कैसे? और यहीं पर मैं कहता हूँ कि बाकुलिया बचाओ और तमाम प्राकृतिक संसाधनों को बचाओ। वो रहेंगे तो हमें भी अपने अस्तित्व का पर थोड़ा गुमान होगा, थोड़ा गर्व होगा और थोड़ा हम मधुपुर को उसकी मधुपुरियत के साथ बचा सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम जी। तो ये थे हमारे साथ उत्तम पीयूष जी, जिन्होंने बहुत से रोचक तथ्यों को बचाया मधुपुर के बारे में, खास करके जो काल के गाल में समा गए हैं। फिर कभी मौका मिलेगा तो इनसे और भी बहुत सी बातें करना चाहते हैं हम मधुपुर के बारे में, और भी रोचक तथ्य को जानेंगे। मैं संजय सिंह अपने सहयोगी कन्हैया श्रीवास्तव के साथ MDP News 24 के लिए धन्यवाद।